Hello friends, this is Mahesh Kumar and you are here with me on your own YouTube channel, that is Zenepex Education. Okay, Zenepex Education. Friends, आज की वीडियो में हम स्टडी करने जा रहे हैं ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी. ओके, ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी, जिसको हिंदी में धन निकासी का सिद्धांत कहा जाता है. इसके अलावा इसको एक और नाम से भी कई बार जाना जाता है, दैट इज़ कैपिटल फ्लाइट. ओके, किस तरह से भारत का जो कैपिटल था, भारत की जो संपत्ति थी, वो दूसरी किसी देश को, दूसरी किसी टेरिटरी को गई. ओके, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि आखिरकार ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी है क्या. ओके, इंडियाज वेल्थ एंड इकोनॉमी विच वॉज नॉट अवेलेबल टू इंडियंस sent to UK in some way. ओके, ऐसा भारत का, ऐसी संपत्ति, भारत का ऐसा धन जो भारत ने कमाया, तो भारत की जनता ने, भारत ने कमाया, उसने क्रिएट किया, उसने वो संपत्ति क्रिएट की, वो कैपिटल क्रिएट किया, लेकिन वो उनके लिए अवेलेबल नहीं था, वो उन्हीं के लिए उपलब्ध नहीं था. उनको उसका खुद को उनका कोई फ़ायदा नहीं मिला. ओके, इसके बजाय उसको कहाँ भेज दिया गया? यूके, यूनाइटेड किंगडम. ओके, तो इसी को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ के नाम से जानते हैं. ओके, ऐसी संपत्ति, ऐसा धन, ऐसा कैपिटल जो कि इंडिया के द्वारा क्रिएट किया गया, लेकिन वो इंडिया वालों के किसी काम में नहीं आया, बल्कि उसको यूके किसी न किसी रूप में भेज दिया गया. इसी को हम ड्रेन ऑफ वेल्थ कहते हैं. और इस तरह से धन के बहिर्गमन का जो जिसने समझाया, जिस सिद्धांत के द्वारा ये जो धन का बहिर्गमन हो रहा है ये समझाया गया, इस सिद्धांत को ही हम ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी कहते हैं. ओके, किस तरह से ये गया, जो ये समझाया गया, जिस थियरी के द्वारा ये समझाया गया, वो थियरी ही ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी कहलाती है. ओके, अगर हम इसको बिल्कुल सिंपल टर्म्स में समझें तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स था. ओके, अगर सिंपल टर्म्स में समझें तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स था, मतलब एक तरफा धन का गमन. ओके, भारत से धन गया और उस धन के बदले में भारत को कुछ नहीं मिला, है ना. जब हमें धन भी चुकाना पड़ रहा है, धन भी देना पड़ रहा है, उसके बदले में कुछ मिल भी नहीं रहा, तो यही जो है क्या है? ड्रेन ऑफ वेल्थ है. ओके, तो ये यूनिलेटरल ट्रांसफ़र ऑफ फंड्स था, जो कि भारत से धन जा रहा था और यूके को जा रहा था. ओके, चलिए इसको देखते हैं कि आखिरकार ये शुरू कब हुआ. तो ये शुरू हुआ पोस्ट प्लासी बैटल. ओके, प्लासी का बैटल जो 1757 में हुआ था, उसके बाद से ही धन का बहिर्गमन शुरू हो जाता है ऑफिशियली. ओके, प्रायर टू दैट EEIC, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ओके, सफ़र ट्रेड डेफिसिट. इससे पहले की अगर हम रिकॉर्ड उठा करके देखें ईस्ट इंडिया कंपनी का, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी का स्पेशली, तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी वो घाटे में चल रही थी यहाँ. ओके, इससे पहले तक घाटे में चल रही थी, लेकिन जैसे ही उसके हाथ में बंगाल आता है प्लासी के बैटल के बाद, तो एकदम वो नफ़े में चली जाती है, मुनाफे में चली जाती है, प्रॉफिट में. ओके, तो ये क्या करते थे कि जो पैसा यहाँ कुल आता था, ओके, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं. देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी टैक्स लगाती है और सारे देश की सरकारें टैक्स लगाती हैं, है ना. लेकिन वो करते क्या हैं कि जो सारा कुछ पैसा उनका इकट्ठा होता है टैक्स और दूसरे डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स वगैरह के द्वारा, जो भी उनकी इनकम होती है, उस सारी इनकम को वो इकट्ठा करते हैं और उस इकट्ठा की हुई इनकम को फिर वो डेवलपमेंट वगैरह में लगाते हैं. ओके, डेवलपमेंट वगैरह करेंगे, उससे सड़कें बनाएं, हॉस्पिटल्स बनाएं या ब्रिजेस वगैरह बनाएं, जो भी कुछ करेंगे डिफेंस में लगाएं. लेकिन वो जो एक्स्ट्रा पैसा है, मतलब सरप्लस पैसा है, खर्च करने के बाद जो बचा है,
वो सब डेवलपमेंट वगैरह में ही लगाया जाता, मतलब उन्हीं लोगों के भले के लिए लगाया जाता कुल मिलाकर के, जिन लोगों से कि वो इकट्ठा किया गया है, कलेक्ट किया गया है। ओके, ये जो ज़रूरत के बाद भी, जो ज़रूरतें पूरी होने के बाद भी जो भी कोई चीज़ ऐसी बच जाती है उसको हम सरप्लस कहते हैं। ओके, दैट इज़ कॉल्ड सरप्लस इन सिंपल टर्म्स। तो जो अब जो नेशनल गवर्नमेंट्स हैं, चाहे हम इंडिया की हो या दूसरे देश की, वो अपने देश के भले के लिए लगाती हैं। सेम ऐसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी ने यहाँ टैक्स लगाया जब उसका एक बार बंगाल पे कब्जा हो गया तो। लेकिन यहाँ अंतर यह था कि वो जो थे वो इंडिया के डेवलपमेंट के लिए कुछ नहीं कर रहे थे। ये जो सरप्लस मनी था ये इंडिया के किसी काम में नहीं आ रहा था, बल्कि ये कहाँ जा रहा था? यूनाइटेड किंगडम। ओके, तो अब ये देखते हैं कि आखिरकार ये सरप्लस जो जनरेट हो रहा था इसके सोर्सेस क्या थे, कहाँ कहाँ से सरप्लस जनरेट हो रहा था। तो फर्स्ट है हाईली एक्सप्लॉयटेटिव रेवेन्यू रेट्स। जो भी रेवेन्यू लगाते थे वो, चाहे वो आपका एग्रीकल्चर से रिलेटेड हो या बिजनेस से रिलेटेड हो या जहाँ से भी हो। ओके, तो मेन जो पहला सोर्स था उनका रेवेन्यू सोर्स। ओके, जो रेवेन्यू आ रहा था वो। सेकेंड, प्रॉफिट्स फ्रॉम मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल ओवर इंडियन मार्केट्स। दूसरा जो था वो ये था कि जो इंडिया की मार्केट्स थी, इंडिया का जो बाज़ार था, उस पर उन्होंने एक तरफा कंट्रोल कर रखा था। मोनोपोलिस्टिक, एक तरफा कंट्रोल, और कोई भी दूसरी पावर उनकी कंपटीशन में नहीं थी। इसलिए वो ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमाते थे और उसको अधिक करना चाहते थे। ओके, दम बदम उसको बढ़ाए जा रहे थे। थर्ड जो था, एग्जेक्शंस मेड बाय द कंपनी ऑफिशियल्स। तीसरा जो मेन सोर्स था इनका वो था जो कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे उनके द्वारा एक तरह से हम कह सकते हैं गैर कानूनी अनअधिकृत उगाही, जिसमें दस्तक वगैरह का भी ये गलत इस्तेमाल करते थे। इसके अलावा युद्ध वगैरह होते थे तो कई बार हमने देखा है कि ये लोग पर्सनली भी, जो इंडिया के नवाब या राजे महाराजे होते थे, उनसे पर्सनली भी कुछ एक्स्ट्रा गिफ्ट्स वगैरह लेते थे, उनको प्रेशराइज करके उनसे पर्सनल गेंस भी हासिल करते थे। ओके, तो ये तीन मेन सोर्स थे सरप्लस जनरेट करने के। और यहाँ मैं फिर से रिपीट करूँगा कि ये जो पैसा था जो तीनों तरह से आता था, इसके अलावा भी कुछ हो सकते थे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो यही है। तो इन तीनों तरह से जो भी पैसा आता था या और तरह से भी, तो वही जो था सरप्लस के रूप में ब्रिटिशर्स द्वारा एप्रोप्रिएट कर लिया जाता था, उनके द्वारा कब्जा लिया जाता था। दिस सरप्लस वॉज टू बी इन्वेस्टेड इन परचेजिंग एक्सपोर्टेबल आइटम्स इन इंडिया एंड एल्सवेयर। नथिंग वॉज बिगॉटन बाय इंडिया। तो इसी सरप्लस का अब कई बार वो क्या करते थे, अपने प्रॉफिट को और मैक्सिमाइज करने के लिए, उसको और बढ़ाने के लिए, वो इस सरप्लस को इन्वेस्ट कर देते थे ऐसा सामान खरीदने में जिसको कि वो विदेश भेज सकें। ओके, जैसे कि एक उदाहरण देख लीजिए कि जैसे कि मान लीजिए 1 करोड़ रुपया कुल इकट्ठा हुआ किसी साल में। ओके, उसमें से उन्होंने 60 लाख रुपया तो खर्च कर दिया, जो भी अपना यहाँ का मेंटेनेंस था उसमें, सैलरी वगैरह दूसरी सब चीज़ें देने में 60 लाख रुपया खर्च कर दिया। अब बच रहा उनके पास 40 लाख। 40 लाख जो है यही सरप्लस मनी है। ओके, यही सरप्लस है। अब वो इस 40 लाख का ही देखिए, अब और इसको मैक्सिमाइज करने के लिए वो क्या करेंगे कि 40 लाख रुपया बजाय यहाँ से हार्ड करेंसी वगैरह ले जाने के, वो क्या करेंगे कि इंडिया से चाय या दूसरी ऐसी चीज़ें जो यूके में या बाकी यूरोप में बेची जा सके, मसाले वगैरह, ओके, वो ले जाएंगे, है ना। और अब इससे क्या होगा कि इस 40 लाख से वो, और हो सकता है कि वो 40 लाख का 80 लाख कर लें, है ना। तो जो भी वो करेंगे फिलहाल वो सिर्फ उन्हीं को फ़ायदा मिलेगा उसका, इंडिया वालों को इसका कोई फ़ायदा नहीं मिलना था। ओके, इंडिया वॉज गोइंग टू गेट नथिंग फ्रॉम दैट। वॉट एवर they were earning, that was meant for them and only for them. ओके, नथिंग वॉज begotten by इंडिया। इंडिया के हिस्से में कुछ नहीं आता था, इसीलिए इसको ड्रेन ऑफ वेल्थ कहा गया है। ओके, इसके अलावा देख लिए कि आखिरकार
और ऐसी कौन सी चीज़ें थी इम्पोर्टेंट चीज़ें जो कि ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी से ही जुड़ी हुई है, ड्रेन ऑफ वेल्थ से ही जुड़ी हुई है। तो पहली चीज़ जो हमने अभी तक देखा, ये जो तीनों सोर्स से पैसा आ रहा है, ये गवर्नमेंट के लेवल पे आ रहा है, ये हायर लेवल पे आ रहा है। ओके, सिर्फ ड्रेन ऑफ वेल्थ का जरिया सिर्फ यही नहीं था, ये तो ऑफिशियल हो गया, ये ऑफिशियल हो गया, गवर्नमेंट के बिहाफ पे हो रहा है। ओके, ईस्ट इंडिया कंपनी गवर्नमेंट चला रही है और ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा ही ये तो थोक में काम हो रहा है ये। ओके, इसके अलावा भी ड्रेन ऑफ वेल्थ होता था। वो कैसे होता था, उसको हमने एक्सटर्नल सोर्सेज के हेडिंग के अंडर में कवर किया है। ओके, और इसमें पहला है आपका ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स इन यूके। ऐसे बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी थे जो कि यूके में रह करके ही काम करते थे और उनको सैलरी जो थी वो इंडिया से जाती थी। ओके, तो ये भी ड्रेन ऑफ वेल्थ का ही एक प्रकार था। ओके, क्योंकि ना तो वो इंडिया में है, ना वो इंडिया में आ रहे हैं, ना वो उस पैसे को यहाँ पे खर्च करेंगे, उनकी फैमिली वहाँ है। वो अगर मान लीजिए उनको 5,000 सैलरी मिल रही है, 5,000 में से अगर 3,000 भी खर्च कर रहे हैं तो वो यूके में ही खर्च कर रहे हैं, इंडिया में वापस कुछ नहीं आ रहा। इंडिया से 5 के 5,000 उनकी सैलरी के रूप में जा रहे हैं। ओके, तो इस तरह से ब्रिटिश इंडियन ऑफिशियल्स जो थे, पहला उनका सोर्स था, उनके जरिए भी एक्सटर्नल सोर्सेस के रूप में जा रही थी भारत की संपत्ति, भारत का धन। दूसरा एनिटीज़ के रूप में जो रेलवे और इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह को, रेलवे और इरिगेशन डिपार्टमेंट वगैरह को जो धन का भुगतान किया जाता था, जैसे कि आज भी आपने देखा पीपीपी मॉडल के अंडर में गवर्नमेंट पैसा लगवा लेती है पहले डिफरेंट सोर्सेज से, जैसे कि वो कोई इंडस्ट्रियलिस्ट भी हो सकता है, कोई बैंकर भी हो सकता है। ओके, तो ऐसे ही ब्रिटिशर्स जो थे उस टाइम इंडिया में, जैसे रेलवे लाइंस 1853 से बिछाई, उन्होंने ऐसे ही इंडिया में जो था इलेक्ट्रिक टेलीग्राफ की लाइंस बिछवाई। ओके, और भी ऐसे बहुत सारे काम किए। तो वो जो ब्रिटिश बैंकर्स थे उनसे पैसा ले लेते थे, बाद में उनको ही ब्याज सहित वो पैसा वापस लौटाया जाता था। तो ये जो ब्याज जा रहा है ये कौन भरेगा, ये इंडिया वाले भर रहे थे। ओके, ये इंडिया वाले भर रहे थे, कमाई ब्रिटिशर्स कर रहे हैं उससे भी, लेकिन ब्याज उसका इंडिया वाले भर रहे हैं। ओके, इसके अलावा इंडिया ऑफिस एंड पेंशंस टू द रिटायर्ड, जो जब भारत में 1857-58 की जो रेवोल्यूशन हुई थी, फर्स्ट इंडिपेंडेंस रेवोल्यूशन, उसके बाद जो था सेक्रेटरी का ऑफिस क्रिएट किया गया और वो सेक्रेटरी का ऑफिस लंदन में ही था। ओके, उसको इंडिया ऑफिस के नाम से भी जानते हैं। तो उस सेक्रेटरी के ऑफिस को या उससे जुड़े हुए और जो दूसरी चीज़ें थी उन सब को जो सैलरी दी जाती थी वो भी इंडिया के पैसे से ही दी जाती थी। ओके, इंडिया के ही रेवेन्यू से दी जाती थी। इसके अलावा जो रिटायर्ड कर्मचारी होते थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उनको पेंशन जो दी जाती थी वो भी इंडिया से ही दी जाती थी। हालांकि वो ब्रिटेन में रह रहे हैं, वो यूके में रह रहे हैं, बट उनको पेंशन कौन दे रहा है, इंडिया। ओके, इसके अलावा रेमिटेंसेस के रूप में भी जाता था, जैसे कि आज भी आप देखते हैं इंडिया के बहुत सारे लोग बाहर काम कर रहे हैं, लेकिन वो मंथली या साल में एक बार या 6 महीने में एक बार या 2-3 साल में एक बार अपनी जो बचत होती है वहाँ से वो अपनी फैमिलीज़ को यहाँ भेज देते हैं, खर्चे के लिए भी भेजते हैं यहाँ के, और उसके अलावा भी जो बचत होती है उनकी वो सब पैसा यहीं भेज देते हैं। तो सेम वैसे ही ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारी जो यहाँ काम करते थे वो अपनी जो बचतें होती थी उनकी, उस पैसे को वापस यूके भेज देते थे। ओके, तो इस शक्ल में भी पैसा बाहर जाता था। इसके अलावा चार्जेस ऑन पब्लिक डेट है ना, जो भी सरकार सार्वजनिक तौर पे लोन लेती थी विभिन्न संस्थाओं से, वहाँ की विभिन्न इंस्टीट्यूशन से, डिफरेंट इंस्टीट्यूशन से, तो उस पे जो ब्याज भरते थे मूल और ब्याज सब वो इंडिया से ही जाता था। ओके, जॉन सलीवन ने इस ड्रेन ऑफ वेल्थ को समझाने के लिए एक स्पॉन्ज स्टेटमेंट दिया है जो कि बहुत ही फेमस है, और इससे आप थोड़ा सा और आपको इजी रहेगा इसको समझना, पूरे सिस्टम को। उन्होंने कहा था कि जो ड्रेन ऑफ वेल्थ है ये एक ऐसा सिस्टम है
जो कि एक स्पॉन्ज की तरह से काम करता है। जैसे कि एक स्पॉन्ज एक जगह से पानी हम लेते हैं और उसको फिर दूसरे किसी बर्तन में या दूसरी किसी जगह पे निचोड़ देते हैं, सेम वैसे ही जो ये स्पॉन्ज सिस्टम है, ड्रेन ऑफ वेल्थ सिस्टम है, ये इंडिया की गंगा नदी से वाटर लेता है और इसको लंदन की टेम्स नदी में छोड़ देता है। यानी इंडिया से, वो सिंबॉलिकली यूज़ किया है उन्होंने गंगा को और टेम्स को। बाकी वो कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया से संपत्ति लेते हैं और छोड़ देते हैं कहाँ, यूके में। ओके, तो जॉन सलीवन की ये जो स्टेटमेंट है बहुत ही इंपॉर्टेंट है इससे जुड़ी हुई। द ड्रेन रिजल्टेड इन एम्पावरिशमेंट ऑफ इंडियंस एंड फाइनेंस आईआर ऑफ इंग्लैंड। देखिए, पहली चीज़ तो ये कि इससे भारत में गरीबी बढ़ी, क्योंकि जो भी एक्स्ट्रा पैसा होता था, जो भी पूंजी जिसे हम कह सकते हैं हिंदी में, जो पूंजी होती थी, कैपिटल होती थी, जो क्रिएट करते थे, वो सब ब्रिटिशर्स ले जा रहे हैं, उनके पास कुछ बच ही नहीं रहा। ओके, तो इसीलिए इससे भारत में गरीबी लगातार बढ़ती गई। दूसरी चीज़ क्या था, इंग्लैंड को इसको और उल्टा फ़ायदा मिला और कहीं ज़्यादा फ़ायदा मिला। उन्होंने ख़ास तौर से जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन उसी टाइम फल फूल रही थी उनके यहाँ, उसको जम करके इस पैसे से फाइनेंस किया उन्होंने। ओके, देखिए 1757 में ही प्लासी का बैटल हुआ, उसके बाद धन का बहिर्गमन शुरू हो गया, ड्रेन ऑफ वेल्थ शुरू हो गया। और उधर 1750 के आसपास ही इंग्लैंड में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुई थी। ओके, तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को इंडिया के इस एक्स्ट्रा कैपिटल से बहुत मदद मिली फलने फूलने में। ओके, स्ट्रॉन्ग डिमांड फॉर स्वराज। ओके, और इसी समय जब ये ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी का उजागर हुआ, ओके, जब लोगों के सामने ये चीज़ आई खुल करके, तो फिर लोगों ने इससे नाराज़ होकर के अपने हितों को बचाने के लिए, अपने इंटरेस्ट को संभालने के लिए उन्होंने जो था सेल्फ रूल की डिमांड रखी। मतलब कहीं ना कहीं ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो है, ड्रेन ऑफ वेल्थ जो है सिस्टम, वो सीधा सीधा भारत में स्वतंत्रता की डिमांड से भी जुड़ा हुआ है। ओके, अब देखते हैं आखिरकार कि इसका उद्घाटन किस तरह से किया या इसका खुलासा किस तरह से किया। ओके, और किसने किया। तो सबसे पहले दादा भाई नौरोजी, जिनको कि द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, उन्होंने इस चीज़ का खुलासा किया। ओके, उन्होंने बहुत ही डिटेल में समझाया, पूरे आंकड़े जुटाए उन्होंने, और उसमें उन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से समझाया कि किस किस तरह से ब्रिटिशर्स जो हैं वो इंडिया से कैपिटल को लेकर के अपने देश जा रहे हैं। ओके, भारत से जो जमा पूंजी है उसको लेकर के किस तरह से वो ब्रिटेन लेकर जा रहे हैं। ओके, यही उन्होंने समझाया और बहुत ही डिटेल में समझाया। हमारे पास यहाँ उस डिटेल को डिस्कस करने के लिए समय तो नहीं है, और ना ही कुछ ऐसा एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ऐसा इम्पोर्टेंट है। बस जो इससे जुड़ी मेन चीज़ें हैं वो यही हैं कि किसने किया, दादा भाई नौरोजी ने किया, उनको ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। और जिस बुक के थ्रू इन्होंने ये किया, उस बुक का नाम था पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ओके, पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये इनकी बुक थी। ओके, जिसके द्वारा इन्होंने बहुत ही अच्छी तरह से खुलासा किया। इसके अलावा जो दूसरा इसमें बड़ा नाम आता है वो है आर.सी. दत्त का। आर.सी. दत्त जो एक आईसीएस ऑफिसर थे। ओके, और रिटायरमेंट के बाद उन्होंने 1901 में अपनी एक किताब छापी जिसका नाम था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया। और ये जो बुक है अपनी तरह की, यानी इकोनॉमिक स्टडी की भारत में पहली बुक मानी जाती है। ओके, तो ये आईसीएस ऑफिसर थे और रिटायरमेंट के बाद इन्होंने इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया नाम की बुक लिखी, और इसमें इन्होंने भी बहुत अच्छी तरह से समझाया। इसके अलावा जस्टिस महादेव गोविंद रानाडे भी इसी से संबंधित थे। ओके, इन्होंने एसेज ऑन इंडियन इकोनॉमिक्स लिखा और उसमें इन्होंने समझाया कि हाँ, इंडिया से धन का बहिर्गमन हो रहा है और इसका इलाज ये है कि भारत में, है ना, उन्हें आखिरकार बहाना क्या मिल रहा है कि यहाँ से वो रॉ मटेरियल लेकर के जा रहे हैं खरीद करके, और उसको ब्रिटेन में ले जा करके रिफाइन कर रहे हैं, उसको फिनिश्ड आर्टिकल से बदल रहे हैं, फिर उनको यहाँ ला करके बेच रहे हैं, है ना। तो उसी की काट के लिए इन्होंने कहा, इसके पहले
आरसी दत्त ने भी सेम चीज़ कही थी कि भारत में हैवी इंडस्ट्री लगाई जाए, भारत का इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए, क्योंकि फिर आपके पास ये बहाना नहीं रहेगा कि आपको कैपिटल वहाँ लेकर के इसलिए जाना ज़रूरी है, या रॉ मटेरियल लेकर के जाना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि भारत में वो चीज़ें नहीं बन रही हैं, है ना। तो रॉ मटेरियल वगैरह की फॉर्म में या किसी भी दूसरी फॉर्म में उस किसी बहाने से फिर आप नहीं लेके जाओगे। इसलिए आरसी दत्ता और एमजी रानाडे दोनों ने ही डिमांड की कि भारत में इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए। इन तीन बड़े नामों के अलावा भी कुछ और नाम हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे दिनशा वाचा, दिनशा ई वाचा पूरा नाम था इनका, ऐसे एस आयंगर और विलियम डिग्बी। विलियम डिग्बी ये यूके के ही थे, ओके, एक महान साहित्यकार रहे हैं और जर्नलिस्ट। तो इन्होंने भी इसमें काफ़ी योगदान दिया। तो चलिए आखिर में अब देख लेते हैं कि आखिरकार इसके परिणाम क्या रहे। ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी जो प्रकाश में आई और इसने जिस तरह से खुलासा किया कि किस तरह से पैसा लेकर के जा रहे हैं ब्रिटिशर्स इंडिया से, ओके, बहानेबाजी करके, उसके बाद आखिरकार उसके क्या परिणाम आए, क्या रिजल्ट रहे, वो देखते हैं। ओके, तो फर्स्ट है द कवर वॉज ब्लोन, है ना। ब्रिटिशर्स जो थे वो बड़े ही शातिर टाइप के लोग थे, बड़े ही हम कह सकते हैं कि चालाक टाइप के लोग थे, और वो हमेशा ये चाहते थे, वो डेलिबरेटली ये कोशिश करते थे कि जो काम वो कर रहे हैं उसको तो छुपा जाए, ओके, और दूसरे ऐसे काम जो कि अच्छे लगते हैं, दुनियादारी को अच्छे लगते हैं, कोई उन पे जिस पे कि ऐतराज़ ना जता सके, ऐसे बहाने बनाए, है ना। इसलिए उन्होंने अपने आप को एक बेनिवोलेंट स्टेट, एक वेलफेयर स्टेट के रूप में दिखाना चाहा। उन्होंने ऊपरी तौर पे दुनिया को ये बहाना दिया कि हम इंडिया के लोगों को सुधार रहे हैं, यहाँ के लोग बहुत ही बारबेरिक टाइप के हैं, बहुत ही ट्रिबल टाइप के हैं, बहुत ही ओल्ड वेज में जी रहे हैं, ओके, तो हम उन्हीं को सुधार रहे हैं। यहाँ की सोसाइटी, यहाँ के कल्चर बहुत ही ओल्ड हैं, पिछड़े हुए हैं, तो हम उन्हीं लोगों को सुधार रहे हैं, और धीरे धीरे हम अपने हाथों से गवर्नमेंट इनके हाथों में दे देंगे, है ना। तो ये जो कवर था कि वो एक वेलफेयर स्टेट के रूप में काम कर रहे हैं यहाँ, ये कवर ब्लोन हो गया। वो इंडिया के लिए किसी भी तरह से अच्छा सोचते हैं, ये कवर उनका समाप्त हो गया, ये बहाना अब नहीं चलने वाला था। सेकंड, डिसइंशेंटमेंट अमंग इंडियंस, और जब वो कवर ब्लोन हो गया, उनकी सच्चाई जब सामने आ गई पब्लिक के, तो अब जो पब्लिक थी उनका जो अब तक इनसे लगाव था ब्रिटिशर से, वो ख़त्म हो गया, ओके। जैसे कि अगर आप शुरुआती इंडियंस को देखेंगे जो पढ़े लिखे विद्वान हुए, जैसे कि राजा राम मोहन रॉय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और दूसरे और ऐसे कई सारे लोग, तो आप पाएंगे कि कहीं ना कहीं वो ये सोचते थे, ये मानते थे कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो बड़े तरक्की पसंद लोग हैं, है ना। दे आर वेरी यू कैन से प्रोग्रेसिव पीपल, ओके। तो ये जब चीज़ सामने आई, पब्लिक के सामने जब हकीकत आई, तो ये जो चीज़ थी कि वो बहुत अच्छे लोग हैं, भले लोग हैं, इंडिया का भी भला करेंगे, भारत को सोशल और जो कल्चरल जो इल्स हैं उनसे निजात दिलाएंगे, ये चीज़ भी ख़त्म हो गई, ओके। इंडियन पॉलिटिक्स टुवर्ड्स एक्सट्रीमिज़म, इसके साथ ही जो भारत की जो राजनीति अब तक चल रही थी, ओके, अभी तक हम उनको अच्छा समझते थे, तो इसीलिए जो भारत के जो शुरुआती कांग्रेस के जो शुरुआती लीडर्स थे, वो सब के सब मॉडरेट्स थे और वही पिटीशन प्रेयर की पॉलिसी अपनाते थे, ओके। तो अब जब ब्रिटिशर्स की सच्चाई सामने आई, इंडिया वालों के सामने आ गई, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि ये जो पॉलिसी है पिटीशन और प्रेयर की, ये इनके सामने नहीं चलने की, है ना। ये इनसे इस पॉलिसी से हमें अंग्रेज़ों से कुछ हासिल नहीं हो सकता, बिकॉज दे आर नॉट गुड पीपल एट ऑल, ओके। दे आर वेरी cruel and non-sympathetic people, and therefore the policy of prayer and petition is not going to work with them, okay. It is not going to yield anything important for the Indians, इसलिए उन्होंने निश्चय किया कि अब एक्सट्रीमिज्म की पॉलिसी ही ठीक रहेगी, ओके। लास्ट पॉइंट है, इंडियंस मोर अवेयर अबाउट देयर रिलेशंस विद ब्रिटिशर्स, और इंडिया के लोगों को अब बहुत अच्छी तरह से एहसास हो गया कि आखिरकार उनके और ब्रिटिशर्स के रिलेशन क्या हैं, है ना। यहाँ ठीक वैसे ही है, प्रे और
यहाँ बिल्कुल वैसा ही हिसाब था जैसे कि शिकार और शिकारी के बीच में, है ना। तो इंडिया वालों को ये एहसास था कि अरे ये तो हमारे परपेट्रेटर्स हैं, ये तो हमारे ऊपर जुल्म करने वाले लोग हैं, ये तो हमारा शोषण करने वाले लोग हैं, और हम इनसे ही भले की उम्मीद कर रहे हैं। ये तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी है ना। तो इसीलिए यहाँ से इंडिया की पॉलिटिक्स जो है वो एकदम अलग टर्न लेती है। और जैसा कि आप देखते हैं कि कांग्रेस की इस्टेब्लिशमेंट के बाद भी 20 साल तक लगभग सही चलता है सब कुछ, लेकिन उसके बाद फिर कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं। एक तो एक ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी आ गई आपकी। इसके अलावा 1877 में बहुत ही भयंकर अकाल पड़ा था बंगाल में, ओके। और उसके बाद 1898 के आसपास पड़ा, और वहाँ भी जो ब्रिटिशर्स का व्यवहार था इंडिया के प्रति वो बहुत अच्छा नहीं था, है ना। वहाँ लोग भूखे मर रहे थे बंगाल में, उड़ीसा में, और यहाँ लिटन जो था दिल्ली दरबार लगा रहा था, और वहाँ बेहिसाब पैसा लुटाया जा रहा था, और वहाँ खाने के लिए अनाज तक नहीं दिया गया लोगों के लिए, ओके। तो ड्रेन ऑफ वेल्थ थियरी ने भारत के लोगों का ब्रिटिश गवर्नमेंट से मोह भंग किया, उनकी सच्चाई सामने लाए, और इसके साथ ही भारत ने अब ये ठान लिया कि इनसे सुधारों की अपेक्षा मत करो। अब तक क्या कर रहे थे भारतीय लोग, ब्रिटिशर्स से कह रहे थे कि आप जो भी आपने इंस्टीट्यूशंस बना रखे बस उनमें ही और सुधार कर लो, है ना। इंडिया वालों को ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन दो। लेकिन अब एकदम से चीज़ें पलट गई, और उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई सुधार नहीं चाहिए, हमें तो सिर्फ कंप्लीट इंडिपेंडेंस चाहिए, ओके। ना कुछ कम ना कुछ ज़्यादा। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो कृपया करके चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।